जय हिंद दोस्तों। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ऑफ एंशियंट इंडिया। तो देखिए, हमको एंशियंट इंडिया में हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, फिलॉसफी के फील्ड में डेवलपमेंट तो देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ हमको साइंस के फील्ड में भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, इन सारे फील्ड्स में भी एंशियंट इंडिया में डेवलपमेंट हुआ था। इसके अलावा जो सबसे पुराना डॉकयार्ड आप देखेंगे वो लोथल गुजरात में प्रेजेंट है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करता है। तो लोथल जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है। इसके अलावा हमारे इंडिया में जो है मेटलर्जी भी एडवांस लेवल पे थी, और इसका एग्जांपल है मेहरौली का आयरन पिलर, जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है। तो उसमें आज तक की डेट में जो है जंग नहीं लगा है। तो ये एक मार्वेलस एग्जाम्पल है मेटलर्जी का। इन सारे फील्ड के अलावा मटेरियल कल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ था, जैसे परफ्यूम्स, डाइज, शुगर, कॉटन, यहाँ तक कि अलजेब्रा, ऑलगरिदम, ज़ीरो का कॉन्सेप्ट भी इंडिया से आया। सर्जरी की टेक्निक भी इंडिया से आई, और इसके अलावा एटम और रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, और जो चेस का गेम है वो भी इंडिया से ही आया है। मार्शियल आर्ट और कराटे भी इंडिया का ही है। तो हमको इंडिया में जो सबसे पहला स्टोन टूल देखने को मिलता है वो लगभग 2 मिलियन साल पुराना है। ठीक है, जो पहला स्टोन टूल है इंडिया का वो 2 मिलियन ईयर पुराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट इन एंशियंट इंडिया। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बौधायन की। तो देखिए, जो बौधायन है वो एक इंडियन मैथमेटिशियन है, और अराउंड 800 BC के आसपास जो इनका टाइम पीरियड बताया जाता है। और बौधायन के द्वारा मैथमेटिक्स का कई कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था, जिसको बाद में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने उसको रीडिस्कवर किया। जैसे कि जो पाई की वैल्यू है वो सबसे पहले बौधायन ने ही कैलकुलेट की थी। और आपको पता है कि पाई का यूज़ किसी भी सर्कल के एरिया और सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आज के टाइम पे जो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, ये भी बौधायन के सुलवा सूत्र से लिया गया है। तो बौधायन ने एक बुक लिखी थी सुलवा सूत्र नाम से, तो उसी किताब में हमको मिलता है पाइथागोरस थ्योरम। तो उस बुक का एक श्लोक है, दीर्घ चतुरस्या क्षणया रज्जो पार्श्व मानी तीर्यग मानी च यत पृथग भूते कुरुत्सदुभ्यम करोति। तो उसका मतलब हुआ, एरिया प्रोड्यूस्ड सेपरेटली बाय लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल टुगेदर इक्वल द एरियाज प्रोड्यूस्ड बाय द डायगोनल। और ये एक पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है यहाँ लगी हुई है, जिसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट जो है इनका जन्म गुप्ता एरा के टाइम पीरियड पे हुआ था। गुप्ता डायनेस्टी का रूल चल रहा था। 475 CE में जो है आर्यभट्ट का जन्म हुआ, और इनका जन्म कुसुमपुरा पाटलिपुत्र में हुआ, प्रेजेंट टाइम में जो पटना है। और आर्यभट्ट जो हैं वो एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर और एक फिजिसिस्ट थे। और इनके द्वारा 23 साल की उम्र में जो है आर्यभट्टिया नाम की जो किताब है वो लिखी गई, जो कि एक मैथमेटिक्स की समरी है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने ज़ीरो की भी डिस्कवरी की। तो हमारे एंशियंट इंडिया का जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है उसको हम बोलते थे खगोल शास्त्र। तो खगोल जो है नालंदा विश्वविद्यालय की एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी, और कहा जाता है कि आर्यभट्ट जो हैं वो यहीं पे पढ़ते थे। उसके बाद आर्यभट्ट जो हैं नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल भी बने। बात करें कि उस टाइम एस्ट्रोनॉमी का जो है मकसद क्या था, एम क्या था, तो कैलेंडर्स बनाना और क्लाइमेट और रेनफॉल पैटर्न को स्टडी करना, ताकि जो क्रॉप्स हैं उनको सही टाइम पे जो है सो किया जा सके। इसके अलावा फेस्टिवल्स की डेट डिसाइड करना, और नेविगेशन के लिए, इसके अलावा टाइम कैलकुलेशन के लिए भी जो है एस्ट्रोलॉजी बहुत यूज़फुल थी। तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब हुआ नॉलेज ऑफ टाइड्स एंड स्टार्स। तो उस टाइम टाइड्स और स्टार्स के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर ट्रेड के लिए अगर सी को क्रॉस करना है तो ये पता होना चाहिए कि कब जो है हाई टाइड चल रहा है या कब लो टाइड चल रहा है। तो इसी के लिए जो है एस्ट्रोलॉजी उस टाइम इम्पॉर्टेंट थी। इसके अलावा आर्यभट्ट के द्वारा ही बताया गया कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। और आर्यभट्ट ने ये भी बताया कि जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं है, बल्कि सारे प्लैनेट जो हैं वो सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अलावा सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में भी जो है आर्यभट्ट नहीं बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी आर्यभट्ट की पाई की वैल्यू। तो आर्यभट्टिया बुक का ये श्लोक है, और इसमें कहा गया है कि ऐड 4 to 100 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड ऐड टू 62,000। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 20,000। तो आर्यभट्ट ने कैलकुलेट किया था 4 डेसिमल प्लेसेस पे पाई की वैल्यू, और जो पाई की वैल्यू आर्यभट्ट ने कैलकुलेट की है वो ज़्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन ऑफ आर्किमिडीज़। तो आर्किमिडीज़ जो कि एक मैथमेटिशियन थे, इनकी जो वैल्यू थी पाई की उससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो है वो आर्यभट्ट की वैल्यू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो कहा था है कि 7th सेंचुरी के अराउंड जो है ब्रह्मगुप्त थे, और इनके द्वारा जो है मैथमेटिक्स को एक नई हाइट पे, नई ऊंचाई पे ले जाया गया। और इनके द्वारा मल्टीप्लिकेशन में जो है प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज़ किया गया। इसके अलावा इन्होंने नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया और ज़ीरो का जो है ऑपरेशन बताया, मैथमेटिक्स में ज़ीरो का रोल बताया। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम था ब्रह्म सुप्त सिद्धांतिका।
और इसी बुक के थ्रू जो अरब्स थे उनको इंडिया के मैथमेटिकल सिस्टम के बारे में पता चला। तो ब्रह्म सुप्त सिद्धांत जो है वो लगभग 628 सीई के आसपास लिखा गया था। और इस किताब में ज़ीरो का रोल क्या है ये बताया गया है, कैसे जो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, उसका रूल क्या है। इसके अलावा स्क्वायर रूट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और जो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा जो समिंग सीरीज़ है, समिंग सीरीज़ का जो रूल्स है वो भी बताया गया है इस बुक में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भास्कराचार्य के बारे में। तो भास्कराचार्य जो हैं वो अपनी किताब सिद्धांत शिरोमणि के लिए जाने जाते हैं और 4 सेक्शंस में इनकी किताब जो है वो डिवाइड है। पहला है लीलावती जो कि अर्थमेटिक से रिलेटेड है, दूसरा है बीज गणित यानी एल्जेब्रा, तीसरा है गोलाध्याय स्फीयर, चौथा है ग्रह गणित यानी मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स। और भास्कराचार्य ने ही चक्रवात मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम साइक्लिक मेथड ही बोलते हैं या इसको इन्वर्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये साइक्लिक मेथड जो है वो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन था इन्फिनिटी की डिस्कवरी। तो भास्कराचार्य ने बीज गणित में जो है इन्फिनिटी को डिस्क्राइब किया है। तो देखिए इस श्लोक में इनके द्वारा कहा गया है कि आप किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो से तो उसका रिजल्ट ज़ीरो आएगा, और अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को डिस्क्राइब जो है वो इनके द्वारा किया गया था इन बीज गणित। नेक्स्ट है महावीराचार्य। महावीराचार्य जो हैं वो राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्ष के जो है कोर्ट में हुआ करते थे और इनकी किताब का नाम है गणित सार संग्रह, और इनके द्वारा ही दिया गया है कि कैसे हम एलसीएम को कैलकुलेट करते हैं। और यही सेम मेथड यूरोप ने यूज़ किया 1500 सीई में। तो एलसीएम को कैलकुलेट करना जो है वो महावीराचार्य के द्वारा दिया गया था। तो महावीराचार्य के द्वारा जो किताब लिखी गई गणित सार संग्रह, ये करीब 8th सेंचुरी के आसपास लिखी गई और इसमें जो है लगभग 1100 श्लोकाज हैं। और इन श्लोक्स में अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, लॉजिक, नंबर थियोरी और डायनेमिकल सिस्टम्स दिए हुए हैं। और महावीराचार्य जो हैं वो जैन फॉलोवर थे और इनके द्वारा इनकी किताब में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त को भी प्रेस किया गया है। तो जॉन नेपियर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एलसीएम, उससे बहुत पहले इंडिया में जो है महावीराचार्य ने एलसीएम इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट हम साइंस के फील्ड में बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे महर्षि कन्नड़ के बारे में। तो देखिए अराउंड 6th सेंचुरी के आसपास ये थे और ये वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी से बिलोंग करते थे। इनके द्वारा एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की गई, एटॉमिक थियरी और इसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल्स की भी डिस्कवरी की गई लगभग 2600 ईयर्स पहले। और कन्नड़ का मतलब संस्कृत में होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी एक कण यानी कि एक अणु, इसीलिए महर्षि कन्नड़ को हम फादर ऑफ एटॉमिक थियरी के नाम से भी जानते हैं। और इनके द्वारा दिया गया है कन्नड़ सूत्र। तो कहा था इनका जन्म जो है 600 BC या 800 BC के आसपास हुआ और गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता जो हैं वो एक फिलोसफर थे जिनका नाम था उल्का, और इनके बचपन का नाम था कश्यप। और बचपन से ही इनको छोटे छोटे चीज़ों में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक बार क्या होता है कि आचार्य कन्नड़ जो हैं वो अभी छोटे रहते हैं, तो उस टाइम जैसे हिंदू में रिचुअल है चावल का जो यूज़ किया जाता है पूजा वगैरह में, तो उस चावल को जो है वो बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। तो एक चींटी आती है और उस चावल को वो खाने लगती है। तो उनके मन में ये आता है कि एक चावल का दाना एक चींटी के लिए जो है इनफ होता है, लेकिन हम इंसान को जो है एक चावल से कई चावल जो है धीरे धीरे इकट्ठा करना पड़ता है, तब हमारी भूख जो है जाके मिटती है। तो यहीं से जो है इनके माइंड में एक अणु का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होता है। अणु मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम आज एटम के नाम से जानते हैं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम अणु। तो जो एटम की थियरी, जो अणु की थियरी है, वो डाल्टन के एटॉमिक थियरी से बहुत पहले ही दे दिया गया था। और इनके द्वारा एटम को और आत्मा को जो है कंपेयर किया गया था। कहा गया था कि जैसे एक आत्मा में एनर्जी होती है, उसी तरीके से एक एटम के अंदर भी जो है एनर्जी होती है। और इनके द्वारा यूनिवर्स को 6 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। पहला है द्रव्य, इसका मतलब हुआ सब्सटेंस। उसके बाद है गुण, गुण का मतलब क्वालिटी। और उसके बाद है कर्मन, कर्मन का मतलब मोशन। सामान्य, सामान्य का मतलब जेनरिक स्पीसीज। विशेष, इसका मतलब होता है यूनिक ट्रेट। और साम्य यानी कि इनहेरेंस। तो इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया यूनिवर्स को इन्होंने। नेक्स्ट है वराहमिहिर। तो वराहमिहिर जो हैं वो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे और इनका जन्म जो है 6th सेंचुरी के अराउंड हुआ था। और इनका जन्म अवंती रीजन में हुआ था, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कहा जाता है कि आर्यभट्ट से मिलने के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे और उसके बाद ये भी एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर जो है वो बनना चाहते थे। और ये मालवा के राजा यशोवर्मन विक्रमादित्य के कोर्ट में 9 रत्नों में शामिल थे। वराहमिहिर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता है। और इन बुक्स में इनके द्वारा जो है एस्ट्रोलॉजी, क्लाउड्स, प्लानिटरी मोशंस, रेनफॉल, इक्लिप्स, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, मैट्रिमनी, जेम्स, पर्ल, आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम, डोमेस्टिक रिलेशंस एटसेट्रा चीज़ों के बारे में जो है बताया गया है।
जो अरब ट्रैवलर हैं इब्न बतूता और अलबरूनी, और यहाँ पर आके इनके द्वारा जो है वैदिक मैथमेटिक्स सीखा गया। तब जाके इनके द्वारा जो है डिफरेंट लैंग्वेज में जो बुक्स थी वो ट्रांसलेट किया गया। तो सबसे पहले वरहामीर ने ही बताया कि टर्माइट और प्लांट्स को, ये जो है टर्माइट और प्लांट जो होते हैं वो एक इंडिकेटर होते हैं अंडरग्राउंड वाटर के प्रेजेंस का। इसके अलावा अर्थक्वेक क्लाउड थियरी जो है वो वरहामीर के द्वारा दी गई थी बृहत संहिता में। और इनके द्वारा बताया गया कि हम अर्थक्वेक को जो है पहचान सकते हैं कैसे, तो प्लैनेट का इन्फ्लुएंस कैसा है, अंडर सी एक्टिविटीज़ की वजह से पहचान सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, अनयूजुअल क्लाउड फॉर्मेशन और एनिमल्स के एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से हम पहचान सकते हैं। तो वरहामीर जो हैं वो 9 रत्नों में शामिल थे विक्रमादित्य के कोर्ट में। और वरहामीर के जो प्रेडिक्शंस थे वो इतने एक्यूरेट हुआ करते थे कि विक्रमादित्य के द्वारा जो है इनको टाइटल दिया गया था वराह का। नेक्स्ट बात करते हैं हम नागार्जुन के बारे में। तो देखिए नागार्जुन जो हैं वो 10th सेंचुरी के साइंटिस्ट हैं और ये एक मेटलर्जिस्ट थे। और इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए उसका मेन एम ये था कि इनको जो है जो बेस एलिमेंट्स हैं उनका यूज़ करके इनको जो है गोल्ड क्रिएट करना था। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में एल्केमिस्ट के द्वारा जो है यही सेम एक्सपेरिमेंट जो है वो ट्राई किया गया था। ये अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल तो नहीं हुए, लेकिन इन्होंने जो है गोल्ड जैसा दिखने वाला एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया और ये टेक्नोलॉजी आज के ज्वेलरी में भी यूज़ किया जाता है। और इनकी एक बुक है रत्न रत्नकारा, ठीक है, रत्न रत्नकारा। और इस किताब में इनके द्वारा डिस्कस किया गया है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का क्या मेथड होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन और कॉपर। अब बात करते हैं मेडिकल साइंस के फील्ड में। तो देखिए जो आयुर्वेदा है वो सबसे पुरानी ब्रांच है मेडिकल साइंस की। और आयुर्वेदा के ऊपर जो सबसे पुरानी बुक है वो है अत्रेय संहिता। अत्रेय संहिता जो है वो आयुर्वेदा पे लिखी गई सबसे ओल्डेस्ट बुक है। और महर्षि चरक को हम जानते हैं एज फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, और महर्षि सुश्रुत को हम बोलते हैं फादर ऑफ सर्जरी। तो सुश्रुत, चरक, माधव, वाग्भट और जीवक ये जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स थे। पहले हम बात करते हैं महर्षि सुश्रुत के बारे में। तो देखिए सुश्रुत जो हैं वो एक इंडियन सर्जन थे और इनके द्वारा लिखा गया है सुश्रुत संहिता। और ये किताब जो है मेडिसिन और सर्जरी पे बेस्ड है। और वर्ल्ड में सबसे पहले इन्हीं के द्वारा जो है प्लास्टिक सर्जरी अटेम्प्ट की गई थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी बोलते हैं। तो उस टाइम जैसे युद्ध वगैरह जब होता था, वॉर होता था, तो कुछ राजा क्या करते थे कि दूसरे राजा को मारते नहीं थे, मतलब जो राजा हार जाता था उसको मारते नहीं थे बल्कि उसका नाक जो है वो काट देते थे। तो ऐसे लोगों की जो सर्जरी है वो इन्हीं के द्वारा की जाती थी। और कहा जाता है कि इनका जन्म जो है वो 7th सेंचुरी BC के आसपास हुआ था। और महर्षि सुश्रुत जो हैं वो महर्षि विश्वामित्र के बेटे बताए जाते हैं। और सुश्रुत संहिता में सर्जरी की कोर प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ 100 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बताए गए हैं। इसके अलावा सर्जरी का जो है डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, कैसे जो प्रोसीजर है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 650 ड्रग्स के बारे में बताया गया है। एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, टॉक्सियोलॉजी और थेरेपेटिक्स भी जो है वो बताया गया है। तो सुश्रुत संहिता जो है वो 5 मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है सूत्र स्थान, और इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मेडिकल साइंसेस के वो बताए गए हैं। उसके बाद है निदान, निदान का मतलब हो गया पैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसके बाद है शरीर स्थान, और इसमें ह्यूमन एनाटॉमी की बात की गई है। उसके बाद है चिकित्सा स्थान, इसमें मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट की बात की गई है। उसके बाद है कल्प स्थान, जिसमें टॉक्सियोलॉजी के बारे में बताया गया है। और इनके द्वारा सबसे पहले एनेस्थीसिया जो है इंड्यूस किया गया था, और वाइन का यूज़ करके जो है एनेस्थीसिया क्रिएट किया गया था और सक्सेसफुल सर्जरी कंडक्ट की गई थी। और पहली जो राइनोप्लास्टी जो प्लास्टिक सर्जरी है वो भी इनके द्वारा की गई। इसके अलावा जो कैटरेक्ट सर्जरी है वो भी इनके द्वारा की गई थी। और जो तरीका बताया गया है राइनोप्लास्टी के लिए इनके द्वारा, उससे जो है मॉडर्न साइंसेस भी एग्री करता है। और सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि किसी भी डेड बॉडी की स्टडी करने के लिए ये क्या करते थे कि जो डेड बॉडी होती थी उसको पानी के अंदर जो है सबमर्ज करके रखते थे, और हर दिन लेयर बाय लेयर जो है उसको रिमूव करके उस बॉडी की जो है स्टडी ये कंडक्ट करते थे। तो इस तरीके से डिटेल बॉडी को स्टडी करके जो है ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है महर्षि चरक। तो महर्षि चरक को हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। और महर्षि चरक जो हैं वो कनिष्का के कोर्ट में एज ए राजवैद्य थे, यानी रॉयल डॉक्टर के तौर पे थे कनिष्का के कोर्ट में। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है उसका नाम है चरक संहिता। और चरक संहिता जो है वो मेडिसिन पे बेस्ड है। और चरक संहिता मेन जो है फोकस करती है डिजीज़ के कॉज को रिमूव करने में, और आज की जो दवाइयाँ हैं वो फोकस करती हैं इलनेस को रिमूव करने में, इलनेस को ट्रीट करने में। लेकिन ये जो बुक है वो मेन फोकस करती है डिजीज़ के कॉज को रिमूव करने में। और चरक संहिता में जो है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स भी बताया गया है। नेक्स्ट है महर्षि पतंजलि, और इनके द्वारा ही योग का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है। तो योगा जो है वो आयुर्वेदा का ही एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत बिना दवाइयों के ही फिजिकल और मेंटल लेवल की जो बीमारियां हैं उनको हील किया जा सकता है।
तो फिजिकल योगा को बोलते हैं हठ योगा, और इसका मतलब होता है कि रिमूविंग अ डिजीज़ एंड रिस्टोरिंग हेल्दी कंडीशन। तो डिजीज़ को रिमूव करना और बॉडी में हेल्दी कंडीशन को रिस्टोर करना। उसके बाद दूसरा है राजयोग। राजयोग होता है मेंटल योगा, और मेंटल योगा का गोल है सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन। और आज के टाइम में आप जान रहे हैं कि योगा का जो है कितना महत्व है। और पतंजलि के द्वारा जो है लिखी गई है किताब योग सूत्र, ठीक है, योग सूत्र इनकी बुक है। और इस योग सूत्र में इनके द्वारा जो है ओम बताया गया है कि ओम जो है वो एक कॉस्मिक साउंड है। और इसके अलावा पतंजलि के द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी पे भी जो कमेंट किया गया है और उसका नाम है महाभाष्य, ठीक है। तो इन्होंने कमेंट्री की है पाणिनि के अष्टाध्यायी पे और उस बुक का नाम है महाभाष्य। तो दोस्तों ये कुछ जो है एंशिएंट इंडिया के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स थे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।